नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जी के दामों में तेजी से इजाफा हुआ है, जिससे घर का बजट बिगड़ गया है। टमाटर 60 रुपए किलो, आलू 24 रुपए किलो, 40 रुपए किलो और लौकी 30 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज 50 रुपए में, कद्दू 40 रुपए में, बीन्स 80 रुपए प्रति किलो, जबकि मटर 120 रुपए किलो और फूल गोभी 80 रुपए किलो में बिक रहा है, जिससे लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। तेजी से दाम बढ़े हैं और दाम क्यों बढ़े हैं इसका जवाब कहीं से नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे न सिर्फ घर का बजट बिगड़ रहा है बल्कि खाने का स्वाद भी बिगड़ता जा रहा है। बड़ी खबर में आपको बता रहे, सब्जियों की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। टमाटर 60 रुपए किलो, आलू 40 रुपए किलो, लौकी 30 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि प्याज 50 रुपए में, कद्दू 40 रुपए में, बीन्स 80 रुपए प्रति किलो, मटर 120 रुपए और फूल गोभी की कीमत 80 रुपए प्रति किलो है। सर्दियों में सब्जियों की कीमत कम हुआ करती है। अक्टूबर महीने से ही सब्जियों के दाम कम होने लगते हैं। उसके बावजूद इस मौसम में सब्जियों की कीमत यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सवाल पूछने पर दुकानदारों से पूछिए तो वो कहते हैं कि हमें पीछे से महंगी मिल रही है, इस वजह से हम ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं। और हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या कारण है, क्या वजह समझ पाए हैं, क्यों सब्जियों की कीमत बढ़ रही है? बिल्कुल अमित, थाली का बजट बिगड़ा हुआ है, घर का बजट बिगड़ा हुआ है सब्जी के दामों की वजह से। और सब्जी के दाम क्यों तेज है, मंडी में तेज है, मार्केट में तेज है, आम लोगों को दिक्कत। सब्जी महंगी क्यों चल रही है, मंडी में क्या भाव है? सब्जी में महंगे अलग अलग भाव है। मार्केट में कोई भी सब्जी 50 रुपए से कम नहीं है, आलू 40 है। ये तेजी का वजह क्या है? पता नहीं भाई, ये तो आपको पता होगा। क्यों तेज है सब्जी? सर पता नहीं क्यों तेज है, तो बता नहीं सकते हम क्या। आप सब्जी खरीदना है, सब्जी खरीदना है, क्यों मार्केट में सब्जी महंगी मिल रही? मार्केट में सब्जी में महंगी है कि माल कम आता था, सब्जी की तेजी ज़्यादा हो जाती है। अब माल ज़्यादा आ गया तो फिर सब्जी की डाउन हो जाती है। धीरे धीरे रेट कम होंगे, धीरे धीरे माल जब ज़्यादा आने लगेगा तो अपने आप डाउन होंगे। तो ये माल की कमी की वजह, माल की कमी है। आप लोग भी सब्जी खरीदना है? सब्जी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं। क्यों महंगी है सब्जी इस दौरान? अब वो तो पता नहीं, अब महंगी हो रही है जब से लॉकडाउन से चल रहा। लॉकडाउन के बाद से तेज है बहुत। यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है दीपांकर, कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं कि सब्जियां महंगी क्यों हैं। अब एक बात ये बताइए कि किसानों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, जिन कीमतों पर ये सब्जियां मंडियों में बिक रही हैं, क्या वो कीमत किसानों तक पहुंच पा रही है क्या? ये सिर्फ जो बिचौलिए हैं, जो व्यापारी हैं, वो बढ़े हुए दाम ले रहे हैं? मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। और आप मंडी से ही ताल्लुक रखते हैं, सब्जी की तेजी की वजह क्या है और क्या किसान को दाम मिल रहा है? मार्क कहाँ से तेजी है? भाई साहब सब्जी है ही नहीं, पीछे ना, नीचे सब्जी नहीं है, नीचे सब्जी नहीं है, इसलिए तेजी है। अब कल परसों गोभी 80 रुपए किलो थी, आज 40 रुपए किलो होगी। ये तो मंडी है, ज्यादा माल आ गया तो कम रेट हो गया। रिटेल में जो मार्केट में जो मोहल्लों में और लोग डबल रेट बेचते हैं, उनको क्या कह सकते हैं। पर आपको क्या लगता है, आम लोगों को आप क्या कह सकते हैं, कब तक इसमें उम्मीद है कि कम होंगे दाम? अगले महीने से कम हो जाएंगे, क्योंकि अब त्योहारी सीजन आएगा, दशहरा आएगा, दीपावली। हाँ, और तेजी हो जाएगी दशहरा दिवाली में तो सब्जी। हाँ बिल्कुल। तो अभी फिलहाल आम आदमी को राहत मिलने वाली नहीं है, बहुत मुश्किल है। सब्जी है ही महंगी, क्या करे, जब पीछे से महंगी आ रही है तो आगे महंगी बिकेगी। किसान को क्या रेट मिल रहा है, उसको भी कोई फायदा मिल रहा है? हाँ, किसान को पूरा फायदा मिल रहा है, किसानी का तो फायदा है, असली फायदा तो किसान का ही हो रहा है। तो सही दाम मिल पा रहा है? हाँ सही दाम मिल रहे हैं किसान। तो अमित, कुल मिला के जो आड़ती है या फिर जो खरीदार है, सभी परेशान है सब्जी के बड़े दामों से। और फिलहाल अभी क्योंकि दशहरा आएगा, दीपावली आएगी और अगले एक महीने भी किसी बड़ी राहत की उम्मीद फिलहाल आम लोगों के लिए नहीं है। अमित, किसानों को फायदा मिल पा रहा है नहीं, ये इनके दावे से साफ नहीं हो पाएगा ना दीपांकर। इसके लिए तो किसानों से बातचीत करनी पड़ेगी ताकि वो बता पाएं कि क्या वाकई में पीछे से ही बढ़ी हुई कीमत पर सब्जियां आ रही हैं क्या। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। शपथ लेने के लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत कोविड रोकथाम पर पीएम का जन जागरूकता अभियान आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सुबह 11 बजे शपथ का कार्यक्रम रखा गया है। सचिवालय में शपथ लेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। आज 11 बजे सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शपथ लेने वाले हैं।
शपथ इस बात को लेकर ली जाएगी कि पीएम ने जो जन जागरूकता अभियान चला रखा है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कोविड को लेकर लोगों को कैसे जागरूक करना है और साथ ही साथ साफ सफाई को लेकर लोगों को कैसे जागरूक करना है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज ये शपथ कार्यक्रम रखा गया है। सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद भी शपथ लेंगे, उनके तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी भी शपथ लेंगे ताकि इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, जन जागरूकता लाई जा सके, लोगों को बताया जा सके कि कोविड से लड़ने के लिए क्या कुछ इंतजाम करने हैं, कैसे हर किसी को आगे आना होगा, अपनी सहभागिता निभानी होगी। एक और बड़ी खबर आ रही देहरादून से, वो भी हम आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है कि सीएम ने डिग्री कॉलेज कोटाबाग का जो प्रिंसिपल है उनको सस्पेंड कर दिया है। प्रिंसिपल प्रेम प्रकाश को सीएम ने सस्पेंड कर दिया है। व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक चैट के मामले में कार्रवाई की गई है। सेवा आचरण नियमावली का दोषी पाया गया। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की संस्तुति पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। सीएम ने ये बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने डिग्री कॉलेज कोटाबाग के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। प्रिंसिपल प्रेम प्रकाश को सीएम ने सस्पेंड किया है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक चैट के मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। सेवा आचरण नियमावली का उनको दोषी पाया गया, जिसके बाद सस्पेंड किया गया है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने इस बात की संस्तुति की थी सीएम से, जिसके बाद सीएम ने प्रिंसिपल के खिलाफ यह कार्रवाई की है। पेयजल निगम के पूर्व एमडी के खिलाफ सरकार विजिलेंस जांच के ऑर्डर दे चुकी है और इंतजार अब जांच के बाद सच्चाई का रहेगा। वहीं सीएम का कहना है कि सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ 2017 के चुनाव में बीजेपी ने करप्शन को मुद्दा बनाया, पर अब तैयारी 2022 की हो रही है, जिसमें बीजेपी जीरो टॉलरेंस को अपनी उपलब्धि बताने से नहीं चूकेगी। और इसी संदेश पर आगे बढ़ते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेयजल निगम के पूर्व एमडी भजन सिंह के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने कहा है कि शिकायतें गंभीर हैं, जिसका सच सामने आ जाएगा। और अगर मामला गंभीर लगता है तो उसमें हम जांच बिठाते हैं, क्योंकि मामला गंभीर प्रवृत्ति का लगा। काफ़ी लोगों से इस तरह की शिकायतें हमारे पास आई थी, तो उस पर विजिलेंस की जांच के लिए मैंने आदेशित किया है। बीते दिनों विधायक पूरन फर्त्याल ने सरकार पर सवाल खड़ा करके और महिला बाल विकास विभाग के टेंडर विवाद ने विपक्ष को सवाल उठाने का बड़ा मौका दिया, लेकिन सीएम का कहना है कि करप्शन पर सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की थी और जीरो टॉलरेंस की ही रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी नीति है जीरो टॉलरेंस की, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में अगले 1.5 साल में भी सरकार खुद पर कोई सवाल और दाग नहीं चाहती, क्योंकि चिंता पहले चुनाव और फिर सत्ता की है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर देहरादून से, आईएएस मनीषा पवार ने इनकार किया है आरोपों से। महिला बाल विकास विभाग के चार्ज से इनकार कर दिया है। सचिव सौजन्या से हटाया गया था विभाग, मंत्री रेखा आर्य से विवाद के बाद विभाग से हटाया गया था, जिसके बाद अब ये अपडेट सामने आ रहा है कि आईएएस मनीषा पवार ने इनकार कर दिया है। महिला बाल विकास विभाग के चार्ज से उन्होंने इनकार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, दरअसल सचिव सौजन्या से ये विभाग ले लिया गया था, उनको हटाया गया था, जिसके बाद अब आईएएस मनीषा पवार ने भी इनकार कर दिया है। मंत्री रेखा आर्य से विवाद के बाद हटाया गया था। और बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना अपडेट की। प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 400 नए केस सामने आए, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 53,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं एक्टिव केस 7,800 के पार हैं। कोरोना से प्रदेश में अब तक 702 मरीजों की मौत हो गई है। गुरुवार को देहरादून में 70, हरिद्वार में 76 और नैनीताल में 58 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट सस्ता कर दिया गया है। अब प्राइवेट लैब में 1400 रुपए में इसका टेस्ट हो पाएगा। वहीं मैदानी जिलों में सैंपल कलेक्ट करने पर 1500 रुपए देना होगा, जबकि पहाड़ी जिलों में सैंपल कलेक्ट करने के बाद टेस्ट के होने पर 1680 रुपए का खर्च आएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहत भरी खबर। कोविड का टेस्ट अब सस्ता हो गया है। आरटीपीसीआर का टेस्ट सस्ता हुआ है। अब प्राइवेट लैब में आप 1400 रुपए में टेस्ट करवा सकते हैं, जबकि मैदानी जिलों में सैंपल कलेक्ट करने पर 1500 रुपए देने होंगे। पहाड़ी जिलों में सैंपल कलेक्ट करने के बाद टेस्ट होने पर 1680 रुपए का खर्च आएगा।
एक बड़ी खबर देहरादून से है। मुख्य सचिव के ऑफिस में 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक ड्राइवर, 2 कर्मचारी, एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी पॉजिटिव पाया गया है। पहले निजी सचिव भी पॉजिटिव आ चुके हैं। मुख्य सचिव का ऑफिस भी बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। मुख्य सचिव के ऑफिस में 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक ड्राइवर, 2 कर्मचारी, एक कंप्यूटर ऑपरेटर पॉजिटिव मिला है। पहले निजी सचिव भी पॉजिटिव आ चुके हैं। मुख्य सचिव का ऑफिस भी बंद किया गया है। और एक बड़ी खबर हल्द्वानी से है, जहां पर नगर आयुक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नगर आयुक्त CS मर्तोलिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नगर निगम के 4 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से, जहां पर नगर आयुक्त कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नगर आयुक्त CS मर्तोलिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नगर निगम के 4 अन्य कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। चमोली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिले में गुरुवार को 70 नए कोरोना केस सामने आए। वहीं कर्णप्रयाग के झिरकोटी गांव में ही 44 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। बुधवार को भी इसी गांव के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। गांव में कोरोना के मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं गांव के और लोगों के सैंपल लेने की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि चमोली में अब तक 1237 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 918 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। में जो है लगभग 53 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उसमें हमने लगभग उस गांव में हमने लगभग सैंपलिंग करा ली, 290 सैंपलिंग हमने करा ली। उसमें से लगभग ये 53 पॉजिटिव आए हैं। बाकी जो छूटे हैं उन लोगों की हम सैंपलिंग करा रहे हैं। टीम हमारी वहाँ गई है। जो होम आइसोलेशन में रहने लायक होंगे उनको होम आइसोलेशन में रखेंगे। बाकी लोगों के लिए हम कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करेंगे। उत्तराखंड में अगले सत्र से गरीब परिवार के वो बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ पाएंगे जिनके लिए इंग्लिश स्कूल में पढ़ना सपने जैसा हुआ करता था। प्रदेश के हर ब्लॉक में अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने को लेकर सरकार की कवायद तेज हो गई है, जिसका एफिलिएशन CBSE से होगा और इसके लिए शिक्षा विभाग CBSE के मानक को पूरा करने में जुटा हुआ है। हालांकि राज्य में कुल 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय में से 108 स्कूल फिलहाल वर्चुअल क्लास की सुविधा से लैस हैं और सरकार का फोकस है कि स्कूलों में आर्थिक बोझ कम पड़े और सरकारी संसाधनों का ही पूरा इस्तेमाल हो सके। वहीं थानों के सरकारी स्कूल को पहले फेज में अप्रूवल भी मिल चुका है। हमारी सरकार ने प्रयास कर रही है कि प्रत्येक ब्लॉक में 2 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, स्कूल विकसित किए जाएं। तो जो हमारे इस समय ऑलरेडी इंटरमीडिएट कॉलेज चल रहे हैं उन्हीं को अटल आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। एक नजर स्कूल की सुविधाओं पर। स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर स्थापित करने की प्लानिंग। स्पोकन इंग्लिश पर विशेष ध्यान रहेगा। साइंस लैब में सभी इक्विपमेंट मौजूद रहेंगे। 127 स्कूलों में फर्नीचर हंस फाउंडेशन देगा। स्कूल में प्रिंसिपल का चयन स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। स्कूलों में प्रिंसिपल की उम्र अधिकतम 50 साल होगी। इन स्कूलों के लिए उन्हीं टीचर्स को अपॉइंट किया जा रहा है जो अंग्रेजी बोलने में सक्षम हैं और वर्तमान में शिक्षा विभाग में ही काम कर रहे हैं। पूरे अभी तो हमने केवल विलिंग उनको ली हुई है जहाँ पर कि ऑलरेडी स्कूल बन रहे हैं। अभी वहाँ से ली हुई है जो कि पूरे प्रदेश की विद्यालय हैं, क्योंकि अभी नई भर्तियाँ भी हमारी हुई थी तो ये सब लोग CBSE ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई खास ज़्यादा ऐसा असर इसका पड़ने वाला है। अब इस साल तो बच्चे वर्चुअल ही पढ़ाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले सेशन से बच्चों का इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ने का सपना पूरा हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और नैनीताल से एक बड़ी खबर है, जहां पर देहरादून अतिक्रमण के मामले में मुख्य सचिव और सचिव लोक निर्माण विभाग को अवमानना नोटिस जारी किया गया है और 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने 2018 में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद 1400 से अधिक अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था, लेकिन 2 साल बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर मामले में अवमानना नोटिस जारी किया गया है। एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी नेता भास्कर नैथानी का निधन हो गया है। ब्रेन हेमरेज के चलते मैक्स हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है। देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। बीजेपी में शोक की लहर है। बीजेपी में पूर्व संभाग संगठन मंत्री भी रह चुके हैं नैथानी।
पूर्व में आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं नैथानी, लेकिन फिलहाल उनका निधन हो गया है। बड़ी खबर में आपको देहरादून से बता रहे हैं, बीजेपी नेता भास्कर नैथानी का निधन हो गया है। उत्तरकाशी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक लड़की की बल्लियों के सहारे मोटर पुल उसने बनाया गया, लकड़ी की बल्लियों के सहारे एक मोटर पुल बनाया गया। इस खतरनाक पुल पर गाड़ियां भी चल रही हैं, किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीर मोरी तहसील के गोविंद वन्य जीव विहार की है, जहां पर सांकरी तालुका रोड की खतरनाक तस्वीर है। सड़क का हिस्सा ढह जाने के बाद पेड़ों को काट कर लगाया गया है और किसी भी दिन यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। ये पुल यहाँ पर हादसे को न्योता दे रहा है। आईटीबीपी के हिमवीरों ने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है और 21,615 फीट ऊंची गंगोत्री को 2 चोटियों पर फतेह किया। देखिए रिपोर्ट। आईटीबीपी ने फहराया झंडा, 22,000 फीट पर फहराया झंडा, सफल किया दूसरा बड़ा पर्वतारोहण। कोरोना काल में जहां लोग अपने घरों में हैं, वहीं आईटीबीपी के हिमवीरों ने 2 बड़े पर्वतारोहण अभियानों को सफल बनाया। आईटीबीपी देहरादून के पर्वतारोहण अभियान गंगोत्री 2 चोटी का आरोहण 26 सितंबर को कर लिया है। 26 सितंबर है। हम रात को 0020 आवर्स पे चले थे। सुबह 8:20 पे हमने समिट हिट कर दिया है। गंगोत्री 2 एक्सपेडिशन था, आईटीबीपी ने लॉन्च किया था, जिसमें हम 9 आईटीबीपीएंस, 9 हिमवीर और 6 गाइड और हैप। आईटीबीपी के उप सेनानी दीपेंद्र सिंह मान और कमांडेंट भीम सिंह की अगुवाई में इस दल ने 9 सितंबर को उत्तरकाशी से अभियान की शुरुआत की थी और 21,615 फीट ऊंची गंगोत्री 2 चोटी का 26 सितंबर को सफलतापूर्वक आरोहण किया। हालत खराब होने के बावजूद 8 घंटे चले हैं। 8 घंटे में बिना रुके बिना थके काम किया है। इसके पहले 31 अगस्त को भी आईटीबीपी ने हिमाचल प्रदेश के लियो परगिल का आरोहण किया था। कारगिल हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसे सबसे चुनौतीपूर्ण और तकनीकी रूप से कठिन चढ़ाई माना जाता है। बता दें कि आईटीबीपी ने अब तक 214 से ज्यादा पर्वतारोहण अभियानों का सफल संचालन किया है, जो इस पर्वतारोही बल का अनूठा रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत में 2G मोबाइल सर्विस बिल्डअप करने में 25 साल लग गए, लेकिन रिलायंस जियो ने सिर्फ 3 साल में देश में 4G सर्विस दी। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक कार्यक्रम में कहा कि जियो ने बहुत कम समय में भारत में टॉप डेटा यूजर बनाया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो से पहले इंटरनेट डेटा यूजिंग में भारत का स्थान 155वां था, लेकिन जब से जियो आया तो भारत के लोगों को किफ़ायती इंटरनेट मिला और आज भारत टॉप पर है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रिलायंस जियो भारत में 5G सेवा भी शुरू कर देगा। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।